दर्शकों को नमस्ते प्रणाम। मैं आपका अपना ठाकुर प्रखर सिंह और रात के 10 बज चुके हैं और कहानी का जो सिलसिला है बदस्तूर जारी है। आज की कहानी की बात करूं तो आज की कहानी हमारे पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश की है। बांग्लादेश का एक शहर चित्तगोंग, और इसी चित्तगोंग में अभी पिछले महीने की बात है, एक 20 साल का लड़का जिसका नाम था शिबली सादिक अपने माँ बाप के साथ रहा करता। शिबली सादिक के पास ना ज़्यादा पैसे थे, ना ही घर में ज़्यादा संसाधन। पिता जो था वो बेचारा कोई काम धाम करता नहीं था, शायद उस हिसाब से उसको वहाँ कोई सुविधा भी नहीं मिली। माँ बेचारी घर में ही रही, उसने भी कुछ करने की कभी कोशिश नहीं की। इसलिए घर पे पैसे के साधन के मामले में कोई ऐसा सोर्स नहीं था जिससे घर की ज़िंदगी अच्छी चल सके। ऐसे एक मिडिल क्लास परिवार में, बिलो मिडिल क्लास परिवार में शिबली सादिक का जन्म हुआ। जन्म होने के बाद जैसे जैसे शिबली सादिक बड़ा हुआ, कहीं ना कहीं फिर उसने अपने परिवार की समस्याएं समझनी शुरू की। परिवार के बारे में उसने सोचना शुरू किया कि परिवार की स्थिति कैसी है, परिवार के लोग कैसे सर्वाइव कर रहे हैं, वो उनको अच्छा ज़िंदगी बिताने के लिए, बाकी सुविधाएं देने के लिए क्या कुछ कर सकता है। इसीलिए जो शिबली सादिक था, जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती जा रही थी, लगभग 12 से 14 साल जब उसकी उम्र हुई, तभी से उसने घर वालों के काम में एक तरह से हाथ बटाना शुरू किया। थोड़ा सा और बड़ा हुआ, तभी से उसने छोटी मोटी नौकरियाँ शुरू कर दी। अब उस नौकरी से जो भी पैसा मिलता, उससे वो दो काम करता। पहला, अपने परिवार की बाकी ज़रूरतों को पूरा करता, माँ बाप की सारी ख्वाहिशों को पूरी करने की कोशिश करता, और दूसरा उस पैसे से अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाता। यानी जो भी पैसे मिलते उससे घर का खर्च चलाता, और जो कुछ बचते उससे अपने ट्यूशन की फ़ीस, उससे अपने स्कूल की फ़ीस, बाकी तमाम चीज़ों के और खर्चे, जो कापी किताब ये सारी चीज़ें लगती हैं, उन तमाम चीज़ों में उन पैसों को खर्च करता। अब इतना अच्छा स्वभाव था तो घर वाले, गाँव वाले, आसपास के लोग, सारे लोग उसकी बड़ी तारीफ़ें करते कि शिबली कितना अच्छा लड़का है। 17 से 18 साल की उम्र में ही वो इस कदर अपने घर की जिम्मेदारियों को समझ रहा है, परिवार को बढ़ाने के लिए, परिवार की ज़िंदगी को चलाने के लिए मेहनत कर रहा है। इतनी मेहनत करने के बावजूद पढ़ने लिखने में काफ़ी डेडिकेटेड है, इसलिए अब उसको आसपास के सारे लोग काफ़ी पसंद भी करते थे। माँ बाप के जीवन का इकलौता सहारा, और कोई बड़ा भाई छोटा भाई था नहीं, तो परिवार वालों के भी आंखों का तारा। ये भी अपने आप में बेहद समझदार। थोड़ा सा और बड़ा होता है, लगभग इसकी उम्र जब 20 साल हो जाती है, तो 20 साल की उम्र में इसने रियलाइज़ किया कि जहाँ ये छोटी मोटी नौकरियाँ करता है, उन जगहों पे नौकरी करने से उस हिसाब से पैसे मिल नहीं रहे। अभी स्कूलिंग का टाइम है तो चीज़ें ठीक ठाक चल जा रही हैं, लेकिन जब यूनिवर्सिटी वगैरह में पढ़ने जाएगा, कोई डिग्री वगैरह लेगा, तो ऐसी सूरत हाल में फिर चीज़ें उस हिसाब से होंगी नहीं, उस हिसाब से पैसे मिल नहीं पाएंगे कि कॉलेज की डिग्री की फ़ीस वो अदा कर सके, अच्छी ट्यूशन, अच्छी कोचिंग की फ़ीस अदा कर सके। लिहाजा अब शिबली सादिक थोड़ा सा परेशान होता है। 20 साल की उम्र में फिर वो कहीं परमानेंट और ठीक ठाक सैलरी वाली जॉब खोजने निकलता है। इधर उधर जाता है, अपने बारे में बताता है, अपने पास्ट के एक्सपीरियंस के बारे में बताता है कि मैंने कैसा काम किया है, मैंने क्या अचीव किया है। ये तमाम चीज़ें जब बताता है तो कहीं उस हिसाब से इसको नौकरी मिलती नहीं, क्योंकि 20 साल की कच्ची सी उम्र थी। कोई भी इसके ऊपर उस कदर जिम्मेदारी देना नहीं चाह रहा था जिस हिसाब से ये खुद को योग्य समझ रहा था, जिस हिसाब से सादिक की जो अपेक्षाएं थी कि इतनी सैलरी मुझे मिलनी चाहिए। 19-20 साल का पतला दुबला सा लड़का, कोई उतना गंभीरता से इसको लेता नहीं। अलग अलग जगहों पे नौकरी की तलाश करता रहता, और इसी तलाश के दौरान, इसी साल 2023 के पहले महीने की बात है, एक जगह है कदालपुर, यानी जहाँ ये पैदा हुआ था वहीं से थोड़ी सी दूर पे, उसी कदालपुर में एक पोल्ट्री फार्म है, यानी एक मुर्गी पालने की जगह। उसी फार्म में एक मैनेजर का पोस्ट खाली था। अभी बात जैसे इसको पता चलता है, ये अपनी जो भी पढ़ाई वगैरह हुई थी, साथ ही इसके जो पास्ट रिकॉर्ड थे, जहाँ जहाँ इसने छोटी मोटी नौकरियाँ की थी, उन तमाम चीज़ों को लेके उस जगह पे जाता है। जाने के बाद कहता है कि भैया मुझे नौकरी चाहिए। वो लोग भी तलाश में थे कि कोई होनहार आए जो काम को ठीक से समझे, जो काम को आगे बढ़ाए, डेडिकेशन लगन के साथ काम करे। वो लोग भी अब इसका इंटरव्यू लेते हैं। इंटरव्यू में इसने अच्छा परफॉर्म किया, लिहाजा इसको उस पोल्ट्री फार्म के मैनेजर के रूप में तैनात करवा देते हैं। अब 20 साल का सादिक एक पोल्ट्री फार्म का मैनेजर बन चुका था। ठीक ठाक उसकी सैलरी होने वाली थी, ठीक ठाक तरीके से पैसे कमाने वाला था, घर की जिम्मेदारियां भी अब अच्छे से उठा लेता। ये भी खुश था, परिवार वाले भी खुश थे। इसी दौरान इसके कुछ दोस्त थे, जब उनको पता चला कि 20 साल की उम्र में इसने नौकरी पाली है, तो उन लोगों ने भी कहा कि तुम 20 के हो, हम 25-26 के हैं,
तुम अभी मैनेजर हो गए, हमें कोई मजदूर भी नहीं रख रहा। इसीलिए अगर हो सके तो जहाँ तुम काम करते हो वहाँ एज ए मजदूर हम लोगों की भी नौकरी लगवा दो, तो हो सकता है कि हमारी भी ज़िंदगी ठीक ठाक हो जाए। अब ये चीज़ जब शिबली सादिक सुनता है तो सुनने के बाद कहता है कि ठीक है, मैं मालिक से बात करता हूँ। इसके बाद शिबली सादिक जाता है, अपने मालिक से बात करता है। बात करने के बाद फिर कहता है कि 6 लोग हैं, बड़े होनहार हैं, काम करने वाले, आप उनको नौकरी दे दीजिए। अब ये चीज़ जब मालिक सुनता है तो सुनने के बाद फिर मालिक भी कहता है कि ठीक है, बुला लो, रख लो नौकरी पे। इसके बाद ये उन लोगों को नौकरी पे रखता है। अब ये 20 साल का लड़का मैनेजर और बाकी 25 साल 26 साल की इसके जो दोस्त हैं वो सारे लोग अब इसके अंडर काम कर रहे हैं एज ए वर्कर। धीरे धीरे काम का सिलसिला बढ़ता रहा। धीरे धीरे दोनों की दोस्ती भी अब ठीक ठाक चलने लगी। लेकिन जो शिबली सादिक था एक चीज़ को लेकर बड़ा पंक्चुअल था। जितना काम इसको मालिक से मिला रहता है, इसको लगता है कि जितनी इसकी ड्यूटी है, जितनी चीज़ें आज हो जानी चाहिए, जितनी डिलीवरी होनी चाहिए, जितना चारा आना चाहिए, जितनी बाकी चीज़ें होनी चाहिए, इन तमाम चीज़ों को लेकर जो शिबली सादिक था ये बड़ा पंक्चुअल था, बड़ा डेडिकेटेड था। यानी ऐसा नहीं था कि दूसरे का फॉर्म है तो मैं क्यों उतना परेशान रहूँ। अगर इसे पता था कि आज इतना होना है तो फिर उतना होना चाहिए। अगर कोई वर्कर वो ना करता तो एज ए मैनेजर ये काफ़ी गुस्सा होता। अब बाकी वर्कर के ऊपर ये गुस्सा होता तो लाजमी था, एक्सेप्टेबल भी था। लेकिन इसके जो दोस्त थे, जब उनके ऊपर ये गुस्सा होने लगा, क्योंकि उनकी लापरवाहियाँ बढ़ने लगी थी, वो ठीक तरीके से काम नहीं करते, तो ये तमाम चीज़ें जब ये देखता तो उसके भी जहन में आता कि ये काम नहीं कर रहे हैं और मेरा नाम खराब हो जाएगा, तो डांटना पड़ेगा। इसके बाद ये उन लोगों को डांटने फटकारने लगा, उनको समझाने लगा कि काम करने आए हो, मैंने भरोसे पे नौकरी दिलवाई है, और अगर तुम ठीक से काम नहीं करोगे तो कहीं ना कहीं फिर मुझे दिक्कत होने लगेगी। और ये चीज़ जब वो डांटता है तो बाकी जो इसके दोस्त थे वो कहते हैं कि यार तुम मैनेजर हो, अगर तुम नहीं चाहोगे तो कोई मेरा क्या कर लेगा। मालिक यहाँ पे देखने आता नहीं, सारा जो सुपरविज़न है वो तुम्हारे ही अंडर है। तो अगर तुम सब चीज़ें सही लिख दोगे कि हाँ हमने सही नौकरी की, सही से ड्यूटी की, तो हमारी सैलरी बाकी चीज़ों में कोई दिक्कत नहीं होने वाली। लेकिन अगर तुम ही दुश्मनी निभाओगे, दोस्ती तोड़ोगे, तो भाई बात दूसरी है। अब दोस्तों ने तो ये बात बोली, लेकिन शिबली सादिक को लगा कि ये तो गलत बात है। अगर ये लोग यहाँ नौकरी कर रहे हैं तो मेहनत करके पैसा कमाएं, हरामखोरी क्यों करना। अब इसी बात को लेके उन दोस्तों और शिबली सादिक के मन में एक तरह से खटास होने लगती है। मन ही मन जब खटास हुई तो खटास होने के बाद फिर लगातार वो लोग एकजुट होने लगे। इधर शिबली सादिक को अलहदा छोड़ दिया कि ठीक है, तुमसे बहुत मतलब नहीं। शिबली सादिक को भी लगा कि चलो ठीक है, बहुत मतलब नहीं, अच्छी बात है, लेकिन काम ठीक से करो। वो लोग फिर वही लापरवाही करते, इस उम्मीद में कि शिबली सादिक उनके साथ का है। अब साथ का होने की वजह से उनकी लापरवाहियाँ, उनकी बाकी चीज़ों को नज़रअंदाज करते हैं। लेकिन शिबली सादिक फिर से वही बात कि जब जब ये लोग कुछ गड़बड़ी करते वो डांटता जैसे बाकी वर्करों को। अब ये सिलसिला जब लगातार चलता रहा, लगातार शिबली सादिक उन लोगों को डांटता रहा, तो कहीं ना कहीं अब सबके जहन में एक चीज़ बैठ गई कि ये हमसे एक तो 5-6 साल छोटा है, उम्र में भी जूनियर है, दोस्त होने के बाद अपने पद अपने पोस्ट का ये नाजायज़ फ़ायदा उठा रहा। इसी बात को लेके एक दिन इन दोनों के बीच हाथापाई हो जाती है। और इसका एक खास दोस्त था जिसका नाम था मरमा और शिबली सादिक के बीच हाथापाई होती है। मरमा के साथ बाकी 5 लोग और खड़े हो जाते हैं। लेकिन संजोग से उस दौरान जो पोल्ट्री फार्म का मालिक था वो आ जाता है। आने के बाद जब देखता है कि मैनेजर को उसके ही वर्कर एक तरह से पीट रहे हैं तो फ़ौरन गुस्से में होता है। होने के बाद उन लोगों को डांटता फटकारता है। शिबली सादिक को वहाँ से बीच बचा के वहाँ से निकालता है। निकालने के बाद उन लोगों को वार्निंग देता है कि दोबारा ऐसी चीज़ हुई तो तुम लोगों को फायर कर दिया जाएगा। अब वो लोग भी जब सुनते हैं कि नौकरी से बॉस निकाल देगा तो वो लोग भी थोड़ा सा दबते हैं। दबने के बाद कहते हैं कि नहीं साहब, आज के बाद ये गलती नहीं होगी। उसके बाद बात आई गई हो गई, सारा मामला रफा दफा हो गया। दोनों के बीच फिर से दोस्ती हो गई। शिबली सादिक बाकी चीज़ों को भूल गया। धीरे धीरे वक्त गुजरा और इसी बीच पिछले महीने की 28 तारीख आ जाती है। 28 तारीख को रोज़ाना की तरह जो शिबली सादिक था अपने घर से खाना वगैरह खा के अपनी जॉब के लिए निकलता है। निकलने के बाद जॉब पे जाता है। शाम हो जाती है। शाम होने के बाद परिवार वालों को उम्मीद कि अभी कुछ घंटे में आ जाएगा, लेकिन अब 6 बजे 7 बजे तक वो आ जाता था। आज 8 बज गए। शिबली सादिक का कुछ भी पता नहीं। शिबली सादिक ना तो आ रहा, ना ही उसका फ़ोन लग रहा,
ना ही उसने बता के कुछ कहा था कि मैं आज लेट हो जाऊंगा। उसने ऐसा कोई प्लान बताया नहीं, और आज तक ऐसा कभी हुआ भी नहीं कि सिमली सादी कभी लेट करे या फिर कहीं जाए, बीच में कहीं कुछ हो और ये बताए ना। परिवार वालों में बस माँ बाप जब सिमली सादी का आया नहीं, बेचारे परेशान। फ़ोन कर रहे हैं तो फ़ोन स्विच ऑफ, फ़ोन लग नहीं रहा। अब क्या करें? लगभग घंटे भर और बीते थे। 6 बजे आना चाहिए था, 8 बजे तक ये लोग परेशान। 9 बज गए, और जैसे ही 9 बजे अचानक से जो सिमली सादिक की माँ थी नाहिद के मोबाइल की घंटी बजती है, और ये फ़ोन किसी और का नहीं, सिमली सादिक का। अब ये चीज़ जैसे ही वो लोग मतलब माँ बाप देखते हैं, देखने के बाद एक तरह से हैरान परेशान चौंके से बेचारे फ़ोन उठाते हैं। उठाने के बाद फ़ौरन पूछते हैं कि कहाँ हो, इतना लेट क्यों हो गया, क्या हो गया। ये तमाम सवाल माँ बाप जब पूछते हैं तो सामने से जो सिमली सादिक था बेहद टूटी आवाज़ में कहता है कि माँ मेरा अपहरण हो गया। आवाज़ एकदम लड़खड़ाई हुई थी, आवाज़ से ऐसा लग रहा था कि बहुत दर्द, बहुत तकलीफ़ में है। अब ये चीज़ जैसे ही माँ बाप सुनते हैं तो फ़ौरन पूछते हैं कि किसने किडनैप किया, कहाँ हो। लेकिन इससे पहले कि इन तमाम सवालों के जवाब सिमली सादिक दे पाता, सामने से किसी ने फ़ोन छीन लिया। छीनने के बाद फ़ोन कट कर दिया। इसके बाद लगातार माँ बाप फ़ोन करते रहे। फ़ोन शुरुआत में उठा नहीं और बाद में फिर फ़ोन स्विच ऑफ हो गया। अब माँ बाप बेचारे परेशान, करे तो करे क्या। इकलौता बेटा, उसने फ़ोन पे कहा कि उसका अपहरण हो गया। बेचारे बदहवास इधर से उधर अब दौड़ रहे हैं, पड़ोसियों को इत्तला करने की कोशिश कर रहे हैं, आसपास के लोगों से कुछ कहने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इससे पहले कि ये लोग किसी को कुछ बता पाते, किसी से कुछ कह पाते, कोई डिस्कशन, कोई बातें, फिर से फ़ोन आता है। और ये फ़ोन फिर से इसी सिमली सादिक के फ़ोन से था। फ़ोन आता है, आने के बाद फिर फ़ोन उठाते हैं तो इस बार सिमली सादिक नहीं, सामने लाइन पे कोई और था। सामने वाला शख्स पूछता है कि आप सिमली सादिक के फादर बोल रहे हैं। जो पिता था बेचारा घबराया हुआ कहता है कि हाँ भैया, आप कौन। इसके बाद वो शख्स कहता है कि अगर अपने बेटे को सलामत और ज़िंदा चाहते हो तो 15 लाख टका, यानी बांग्लादेशी जो करेंसी है टका, 15 लाख टके जो है उसका इंतज़ाम कर दो, और कुछ दिनों की मोहलत दे रहा हूँ, ऐसा नहीं कि आज ही चाहिए। 3-4 दिन की मोहलत ले लो, और अगर दे दोगे तो बेटा मिल जाएगा, नहीं दोगे तो बेटे की डेड बॉडी मिलेगी, और जितना जल्दी दे दोगे बेटा उतना जल्दी मिल जाएगा। अब इससे पहले कि माँ बाप कुछ कह पाते, फ़ोन दोबारा से कट जाता है। फिर से इन लोगों ने फ़ोन करने की कोशिश की, फिर से फ़ोन स्विच ऑफ। फिर ये लोग परेशान। अब ये लोग दोहरी नाव पे सवार। पहला, जैसा शुरू में मैंने आपको बताया कि ये लोग बेहद गरीब थे, तो 15 लाख टका मैनेज करना इनके लिए नामुमकिन था, कर ही नहीं सकते थे। और दूसरा, अगर ये किसी से मान लो मदद लेने जाएँ, जैसे पुलिस चले जाएँ या फिर कहीं और चले जाएँ, तो हो सकता था कि बेटे के साथ कुछ हो जाए। तो बेचारे माँ बाप एकदम दोहरी नाव पे, दो चक्कियों के बीच एक तरह से पिस रहे हैं। पैसे की व्यवस्था हो नहीं सकती थी, फ़ोन स्विच ऑफ है तो कुछ बातचीत भी नहीं कर सकते, कुछ डील वगैरह भी नहीं कर सकते, पुलिस के पास जा नहीं सकते चूँकि हो सकता है कि बेटे के साथ कुछ अनहोनी ना हो जाए। लिहाजा ये लोग इंतज़ार करते हैं कि दोबारा फ़ोन आए तो हम कुछ बात करें। 3 दिन का और वक्त गुजरता है। 28 तारीख को ये फ़ोन आया था रात को 12-12 बजे। 28 तारीख बीतता है, 29 तारीख बीतता है, 30 तारीख बीतता है। माँ बाप बेचारे बदहवास अपने बेटे के इंतज़ार में बैठे रहते हैं, किडनैपर्स के फ़ोन का इंतज़ार करते रहते हैं। जब 31 तारीख होती है तो किडनैपरों ने फिर से फ़ोन किया। फ़ोन करने के बाद उन लोगों ने कहा कि कुछ पैसे की व्यवस्था हुई या फिर लाश भेजूं। इतना सुनने के बाद जो पिता था बेचारा रोने लगता है, कहता है कि भैया बहुत गरीब हूँ, आपको भी पता है, अगर आप जानते होंगे तो इतने पैसे हो ही नहीं सकते, तो कुछ कम कर दीजिए। इसके बाद दोनों पक्षों से बातचीत शुरू हुई, डील करनी शुरू कर दी गई, और अंत में 2 लाख टके, यानी 2 लाख बांग्लादेशी करेंसी जो है, उतने पे रकम तय हुई कि इतना दे दो, तुम्हारे बेटे को छोड़ दिया जाएगा। अब जैसे ही ये चीज़ पिता सुनता है तो पहले राहत की सांस लेता है कि चलो 2 लाख तो कर दूंगा ज़मीन जायदाद बेच के। उसके बाद फ़ोन फिर कट जाता है। फिर पिता जो है बेचारा मैनेज करने निकलता है पैसों का, कहीं ज़मीन बेचता है, कहीं कुछ गिरवी रखता है, कहीं गहने गिरवी रख देता है, उधार लेता है, लोन लेता है, तमाम तरह की कोशिशें करता है, और 3 तारीख आते आते 2 लाख टके की व्यवस्था वो कर ले जाता है। अब 2 लाख टके की जब व्यवस्था हुई तो पिता को उम्मीद जगी कि चलो कम से कम पैसे दे देंगे, बेटा मिल जाएगा। फिर फ़ोन आता है 4 तारीख को। फ़ोन आने के बाद किडनैपर जब पूछता है कि व्यवस्था हुई, पिता कहता है कि हाँ साहब हो गई, बस आप बता दो कि कहाँ आना है।
इसके बाद किडनैपर एक लोकेशन बताते हैं। पिता बेचारा पैसे लेके वहाँ जाता है। जब जाता है तो देखता है कि 2 नकाबपोश मुंह को बाकायदा बांधे हुए आते हैं। आने के बाद उससे पैसे मांगते हैं। अब बेटा वहाँ था नहीं, पिता परेशान। पिता पूछता है कि जो सिबली सादिक है वो कहाँ। इस पे किडनैपर कहते हैं कि पैसे दे दो, बेटा जो है तुम्हारा मिल जाएगा। अब पिता के पास कोई ऑप्शन था नहीं, बेचारा मजबूरी में 2 लाख टके देता है। देने के बाद फिर वहाँ से निकलता है इस उम्मीद में कि मैं जाऊँगा और मेरा जो बेटा है वो वापस आ जाएगा। भी किडनैपरों ने कहा है चूँकि पैसे मैंने दे दिए। 4 तारीख को लौट के आता है। 4 तारीख की रात तक इंतज़ार करता है, बेटे का कुछ पता नहीं। पिता को लगा कि हो सकता है कि एक दिन की मोहलत लग रही हो, कहीं दूर छुपाया हो। 5 तारीख भी बीत गई, 6 तारीख बीत गई और 4 तारीख को पैसे देने के बाद जब 6 तारीख बीत गई तब पिता को लग गया कि अब मामला ऐसे नहीं बनेगा, हो सकता है कुछ गड़बड़ हो। फिर 7 तारीख को जो पिता था, एक थाना लगता है वहाँ का, राउजन थाना, उसी राउजन थाने में जाता है और कंप्लेन दर्ज कर देता है। पूरा वाक़या सुनाता है कि ऐसे ऐसे फ़ोन आया था, ऐसे ऐसे किडनैप हुआ, उसके बाद ये तमाम चीज़ें हुई। अब इतना होने के बाद जब पुलिस वाले ये चीज़ सुनते हैं कि ऐसे किडनैप कर लिया और इन्होंने पैसे भी दे दिए, बेटा भी नहीं मिला, तो पुलिस वालों के भी एक तरह से हाथ पांव कांप गए कि ये क्या। पुलिस वालों ने अब तफ्तीश शुरू की। सबसे पहले घर वालों से कुंडली और बाकी बैकग्राउंड खंगाला कि क्या किसी से कोई दुश्मनी थी, क्योंकि इस हिसाब से आपकी स्थिति है नहीं कि जिस हिसाब से पैसे मांगे गए, और 15 लाख से सीधा सीधा 2 लाख पे, तो ये भी हजम नहीं हुआ। तो जब ये तमाम चीज़ें कुंडली खंगाली गई कि क्या किसी से कोई लड़ाई, किसी से कोई झगड़ा, तो संजोग से जो झगड़ा हुआ था पोल्ट्री फार्म में मरमा और बाकी 5 लोगों से और इससे सिबली सादिक से, उस बारे में माँ को जानकारी थी। तो जब माँ से पूछा गया और बाकी पिता से भी पूछा गया कि कोई झगड़ा हुआ था, तो फ़ौरन जो माँ थी नाहिद, वो कहती कि हाँ, 2 महीने पहले मेरे बेटे का एक झगड़ा ज़रूर हुआ था और वो झगड़ा उसी पोल्ट्री फार्म में रहने वाले उसके दोस्त मरमा और बाकी लोगों से हुआ। पुलिस वालों के पास और कोई क्लू, कोई लीड, किसी के बारे में कोई डाउट था नहीं। तो पुलिस वालों को भी लगा कि चलो इन्हीं से पूछताछ करते हैं। पुलिस वाले अपने दल बल के साथ जाते हैं, इन 6 लोगों को यानी मरमा और बाकी 5 और साथी, इनको उठा लेते हैं। उठाने के बाद थाने लाते हैं। लाने के बाद अब इनसे पूछताछ शुरू कि क्या तुमने कुछ किया, कुछ नहीं किया, कहाँ है तुम्हारा झगड़ा हुआ था, पूरी बातें सच बताओ, तुम्हारा हाथ है, तुम्हारा योगदान है। तो ये तमाम चीज़ें जब पुलिस वाले घुमा घुमा के पूछते हैं तो काफ़ी देर तक तो इन्होंने इधर उधर की बातें की, लेकिन पुलिस वालों ने जब मेंटली प्रेशर बनाया कि मरमा कुछ और कह रहा, ये कुछ और कह रहा, तो आपस में जब फूट डाला तो फिर ये लोग टूटते हैं और पूरी कहानी बताते हैं और कहते हैं कि हाँ साहब, हमने ही सिबली सादिक को मारा था और हमने ही किडनैप किया। अब ये तमाम चीज़ जब पुलिस वाले सुनते हैं तो पूछते हैं कि क्यों और क्या वजह थी और कैसे किया। तो फिर इस पे इन्होंने बताया कि सिबली सादिक जो था हमसे 5 साल जूनियर था, हमारा ही दोस्त था, लेकिन वो सत्ता और बाकी पोस्ट के नशे में इस कदर चूर था कि हमसे कोई भी गलती होती तो हमें लगातार डांटता, फटकारता, और मेरा दोस्त होकर अगर मुझे किसी काम के लिए डांट रहा तो ये चीज़ें हमें बर्दाश्त नहीं हुई। लगातार एज ए मैनेजर वो रुआब झाड़ता, लगातार कुछ कहता, काम करवाने की कोशिश करता, बल्कि हम तो काम उस पोल्ट्री फार्म में इसीलिए करने गए थे कि मैनेजर रहेगा ये, हम इसके अंडर काम करेंगे तो हमें काम करना नहीं पड़ेगा। तो ये चीज़ जब पुलिस वाले सुनते हैं तो फिर पूछते हैं कि तब क्या किया। तो फिर इन्होंने बताया कि हमने एक गाड़ी की व्यवस्था की और ये दिमाग में था कि पहले किडनैप करेंगे, उसके बाद पैसे मांगेंगे, उससे जब पैसा मिल जाएगा तो पैसा मिलने के बाद हम इसको छोड़ देंगे और ये नौकरी भी छोड़ देंगे और इसने जितना कमाया होगा उतना सारा रकम हम ले लेंगे ताकि इसके मैनेजर की पोस्ट की गर्मी निकल जाए। पुलिस वालों ने कहा कि चलो ठीक, फिर आगे क्या। तो फिर इन्होंने पूरा प्लान बताया और इस प्लान में सबसे पहले एक कार लेके जाते हैं। जाने के बाद उसको ज़बरदस्ती किडनैप करते हैं। किडनैप करके एक सुनसान जगह पे लेके जाते हैं, वहाँ उसको बुरी तरीके से मारते पीटते हैं। मारने पीटने के दौरान ही उसने फ़ोन किया था, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ बता पाता ये लोग फ़ोन छीन लेते हैं। और जब उसने फ़ोन किया तब जाके इन्हें कहीं ना कहीं डर लगा कि आज अगर ये फ़ोन पे बताने वाला था तब हम लोग इतना डर गए, तो कल अगर ये सच में घर गया और चूँकि शकल पहचानता है बता दिया तो क्या करेंगे। तो फिर यहीं से इन लोगों ने प्लान करना शुरू किया। सबसे पहले इन्होंने अब किडनैपिंग का जो गेम रचा था उसको पूरा किया कि चलो पहले पैसे ले लें फिर देखते हैं क्या करना है। प्रोफेशनल किडनैपर थे नहीं कि कितना मांगना है, तो पहले तो मुँह फाड़ के कुछ भी मांगा। फिर जब इन्हें लगा कि इतना ये दे ही नहीं पाएंगे तो बात की कोई वैल्यू ही नहीं, तो फिर गिरते गिराते 2 लाख टके पे भी आ गए। पिता बेचारा जैसे तैसे करके पैसा भी लाता है, पैसे ये ले लेते हैं
लेकिन अब आदमी तो पहुंचा नहीं सकते, क्योंकि आदमी पहुंचा देंगे तो सारी पोल पट्टी खुल जाएगी। तो फिर यहीं से इन लोगों ने कत्ल करने का फैसला किया। इसके बाद ये सारे लोग जाते हैं, जाने के बाद उसका कत्ल करते हैं, कत्ल करके बॉडी फेंक देते हैं। अब पुलिस वाले जब ये चीज़ सुनते हैं तो फिर पूछते हैं कि बेटा बॉडी कहाँ है, ये तो बताओ। उसके बाद वो लोग बॉडी बताते हैं। पुलिस वाले जाते हैं, जाने के बाद जब लाश की हालत देखते हैं तो देखने के बाद बदहवास हो जाते हैं, क्योंकि लाश तो थी ही नहीं, वो तो सिर्फ हड्डी थी और हड्डी पे कुछ खून लगा हुआ था, यानी न मांस न स्किन न कुछ। ये कैसे? बॉडी इतनी देर में डिकम्पोज हो नहीं सकती, ऐसा कोई जंगली जानवर यहाँ पाया नहीं जाता, तो ऐसा कैसे? तो यहीं से जब पूछताछ हुई तब पता चला कि इन लोगों ने ना केवल कत्ल किया था बल्कि सबूत मिटाने के लिए सिबली सादिक के डेड बॉडी के मांस को पका के खाया भी था, ताकि सिर्फ हड्डी मिलेगी तो कोई पहचान होगी नहीं, और मांस ना हम गला सकते हैं ना जला सकते हैं, तो करें क्या? तो फिर खा ही लेते हैं पका के। अब पुलिस वालों को जब सारी थ्योरी मिल गई, क्राइम सीन से बॉडी रिकवर हो गई, कंकाल, लेकिन इसी दौरान ये सारी खबर बाकी लोगों तक भी फैल गई। और जिस हिसाब से सिबली सादिक का व्यवहार था उसको पूरे गांव पूरे ज़िले के लोग इस कदर पसंद करते थे कि जब सबको पता चला कि उसके साथ ऐसा कुछ हुआ है तो लोगों का गुस्सा फूट चुका था। क्राइम सीन से उसको लेके जाया जा रहा था मर्मा और बाकी साथियों को, सैकड़ों की भीड़ पहुंच जाती है। थाने और क्राइम सीन के बीच उस गाड़ी को रोकती है जिस गाड़ी से लेके जाया जा रहा था। गाड़ी पे सारे लोग हमला करते हैं। हमला करने के बाद सबको बाहर निकालते हैं और एक एक करके बुरी तरीके से पीटना शुरू करते हैं। बदले में पुलिस वालों ने भी बीच बचाव करने की काफ़ी कोशिश की, आंसू गैस के गोले दागे गए, तमाम चीज़ें हुई, लेकिन इससे पहले कि कुछ हो पाता, भीड़ कंट्रोल होती, पुलिस कुछ कर पाती, 3 पुलिस वाले घायल हो गए और एक शख्स जो मेन कल्प्रिट था मर्मा, भीड़ ने पीट पीट के उसका कत्ल कर दिया। बाकी 5 लोग बच गए जो कम दोषी एक तरह से कहें तो, यानी एक शख्स जिसने कत्ल किया, मांस को पकाया, इससे पहले को थाने पहुंच पाता, कोई चार्जशीट बन पाती, लोगों ने उसे ही पीट पीट के मार दिया। बहरहाल अभी 5 लोग जिंदा हैं, हॉस्पिटल में हैं। इनकी स्थिति परिस्थिति जब सुधरेगी तब वहाँ के कोर्ट वगैरह में मामला जाएगा। अब वहाँ का कोर्ट, वहाँ का कानून कैसा है वो वहाँ के लोग जाने, उसके बारे में ज़्यादा आइडिया नहीं है। लेकिन ऐसे मामलों में कि मारा पकाया और खा गया, अगर मर्मा शायद पीट पीट के ना मारा जाता तो उसे कड़ी से कड़ी सज़ा मिलती। तो बेहद अफसोसनाक और बेहद दिल को कचोटने वाली कहानी थी कि बस आदमी काम करने को बोल रहा है, इस वजह से भी कत्ल किया जाता है। तो अजीब सी कहानी थी। तो फिलहाल ये थी पूरी कहानी। अब आपसे कल फिर मुलाकात होगी किसी दूसरी कहानी के साथ। तब तक अच्छे रहिएगा, खुश रहिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, अपने देश का ख्याल रखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।